बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक ख़बर जो पूरे खित्ते के लिए मुसीबत बनी हुई थी, अमेरिका के अंदर रोला पड़ा हुआ था और सब लोग जानना चाहते थे कि पायलट का क्या बनेगा। तो वो जो पायलट अमेरिका का मिसिंग था, इस मामले में अमेरिकन दावे सामने आ रहे हैं और कुछ और बैनुल अक़वामी दावे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अपने पायलट को ढूंढ लिया। ना सिर्फ ढूंढ लिया बल्कि वो अपने पायलट को लेकर निकल गए। ये अगर अमेरिकी दावा सच है, क्योंकि देखें ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि वो नाकाम ऑपरेशन था और उसमें कुछ अमेरिका को मिला नहीं और अमेरिकन अपने ही हेलीकॉप्टर तबाह होते रहे, उनके अपने तैयारे तबाह होते रहे और ये ऐसी कामयाबी कोई अमेरिका को नहीं मिली। ये ईरान का दावा है, लेकिन अमेरिकन ने बड़ा लंबा ऑपरेशन किया है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हुआ है तो ये एक तारीखी नौइयत का ऑपरेशन था कि ईरान के बीच में एक अपने पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिकन एयरफोर्स ने, उसके मरीन्स ने, उसके कमांडोज ने बड़ा शानदार एक ऑपरेशन किया है। फ्यूचर में आप देखिएगा इसके ऊपर हॉलीवुड की फिल्में बनेंगी। वजह यह है कि अमेरिकन अपनी प्रोजेक्शन करते हैं अपनी मिलिट्री की और इस किस्म की ऑपरेशंस की, जैसा कि उनकी बहुत सारी मूवीज़ हैं। ब्लैक हॉक डाउन एक उनका एक इंसिडेंट है, उसके ऊपर उन्होंने मूवी बनाई। बहुत सारे और वाकयात पे अमेरिकन अपनी मूवीज़ बनाते रहते हैं। उसामा बिन लादेन के साथ जैसे हुआ, उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। तो पाकिस्तान के अंदर भी इन्होंने एक ऑपरेशन किया था अमेरिकन ने, डीप इनसाइड पाकिस्तान, ये काकूल मिलिट्री एकेडमी के करीब एबटाबाद में। तो ईरान में ये बड़ा एक दलेरी का फैसला था अमेरिका का कि अपने पायलट को वो हर हाल में लेकर जाएंगे और बड़ी बहादुरी दिखाई अमेरिकन फोर्सेस ने, जो वहां से वो कामयाब हो गए। देखें, चाहे फोर्सेस दुश्मन की हो या अपनी हो, आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन जो सिपाही बहादुरी के साथ लड़े, चाहे वो कोई भी हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और जो बहादुरी के साथ लड़े और जो कामयाब ऑपरेशन करे, उसको तारीख हमेशा उस कामयाबी को याद रखती है। यानी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगों को तारीख की किताबों में उन लोगों ने लिखा और उन लोगों ने तारीफ की जो उनके दुश्मन थे। तो ये अमेरिका ने बड़ा कमाल ऑपरेशन किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में एक ट्वीट किया। मैं थोड़ा सा पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। We have rescued the seriously wounded and really brave F-15 crew member officer from deep inside the mountains of Iran। हमने जख्मी हालत में और बहुत ही बहादुर ऑफिसर जो F-15 का था, उसको हमने ईरान के पहाड़ी इलाके में अंदर से जाके रेस्क्यू कर लिया है। और जो ईरानी फौज है वो बड़ी कोशिश कर रही थी, सख्त कोशिश कर रही थी उस तक पहुंचने की और बड़ी तादाद में उस तक जाना चाह रहे थे और वो उसके करीब पहुंच रहे थे। और ये बहुत ही इज हाईली रिस्पेक्टेड कर्नल, वो बड़ा काबिल एहतराम कर्नल है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि ये बहुत शानदार किस्म की रेड थी और बहुत खतरनाक ये एक मिशन था और सामान और फौजी ये सारे इसके अंदर शामिल थे। वो कह रहे जी हम एक के बाद दूसरी कोशिश कर रहे थे, हमने पायलट को रेस्क्यू कर लिया दिन की रोशनी में। ये एक आम वाकया नहीं है और हमने 7 घंटे गुजारे ईरान के अंदर इस ऑपरेशन में। ये बड़ा अमेजिंग था, शो ऑफ ब्रेवरी एंड टैलेंट बाय ऑल। फिर उसने कहा जी मैं एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करूंगा इस हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पीर वाले दिन ओवल ऑफिस में, और मैं इन ऑफिसर्स के साथ करूंगा। गॉड ब्लेस आवर ग्रेट मिलिट्री वॉरियर्स। ये ऑपरेशन के बारे में जो दीगर इतलात आ रही है ना, वो भी बड़ी हैरान कुन है। जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसमें एक F-15 तैयारा तबाह होता है, उसका एक पायलट मिसिंग हो जाता है, उसको ढूंढने के लिए मिशन शुरू होता है, हेलीकॉप्टर्स जाते हैं और 2 हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, रेस्क्यू मिशन चल रहा था, इन्होंने पायलट अपना ढूंढ लिया, उसको रेस्क्यू कर दिया, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहा था अमेरिका, इस डर से कि अगर वो अनाउंस करेगा तो फिर कोई और सूरत पैदा हो जाएगी और पहले निकालना जरूरी है। तो चारों तरफ से उन्हें खतरा भी था और वो हेलीकॉप्टर उन्होंने एक एरिया के अंदर उतारे, डैमेज हेलीकॉप्टर थे, और फिर उसके बाद मजीद इमदाद मंगवाई गई पीछे से ताकि सारे के सारे क्रू को उठा के वहां से रेस्क्यू किया जा सके। और फिर अपने वो दोनों हेलीकॉप्टर भी अमेरिका ने तबाह कर दिए। वो जो हेलीकॉप्टर वहां पे उतारते, जैसे आपको याद होगा एबटाबाद में इनका एक हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया था, तो उस हेलीकॉप्टर को अमेरिका ने खुद ही तबाह कर दिया था ताकि पाकिस्तान के हाथ कुछ भी ना लगे। इनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है ना, तो ये नहीं चाहते कि इनकी टेक्नोलॉजी को कोई कॉपी करे, लिहाजा वो तबाह कर देते हैं।
तो इस तरह जो है HH-60 हेलीकॉप्टर जो है 2 वो भी डैमेज कर दिए गए, फिर बाद में उन्होंने उनको खुद ही तबाह कर दिया। फिर C-130 जो है वो 2 जो है वो डिस्ट्रॉय हुए इसके अंदर। फिर एक जो है A-10 थंडरबोल्ट 2 वो भी डिस्ट्रॉय हुआ इसके अंदर इस ऑपरेशन में। एक जो है MH-6 लिटिल बर्ड वो भी इसके अंदर तबाह हो गया इस ऑपरेशन में। एक या 2 MQ-9 रीपर्स ये भी इसमें तबाह हुए इस ऑपरेशन के अंदर। एक खौफनाक ऑपरेशन था, लेकिन अमेरिका को कामयाबी मिली है मुबैना तौर पे। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म की अनाउंसमेंट करते हैं अपने साथ बिठाकर। यहां जो ऑपरेशन के अंदर शामिल लोग थे या उनको जो लीड कर रहे थे लोग कमांड रूम से, वो जो भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठेंगे, पीर वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ बैठेगा। पॉलिटिकल फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि अब वो बड़े हमले का ऐलान भी करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक धमकी दी थी, आपको याद होगा, मैंने आपको वो धमकी पढ़ के सुनाई थी कि 48 घंटे बाकी रह गए हैं, जहन्नुम के दरवाजे खोल देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ईरान ने भी वैसी ही धमकी दी थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईस्टर संडे के बाद मंगल का दिन, यानी आज एतवार है, आप वीडियो देख रहे हैं, परसों यानी मंगल वाले दिन वो ये कह रहे हैं कि ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा। यानी जितने भी बिजली घर हैं, पावर प्लांट्स हैं, उन्हें बिजली बनाने की कैपेसिटीज हैं, उनको तबाह करेगा। और ब्रिज डे यानी जो पुल हैं ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ते हैं, उनको तबाह किया जाएगा अमेरिका की जानिब से। तो वो कह रही मंगल का दिन ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे होगा, ये सब एक साथ किया जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। ए पागल बुज़दिलो, यानी ईरान को उन्होंने मुखातिब करते हुए ना डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में गंदी गालियां दी हैं और बड़ी घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल की है। जैसे कोई आदमी बहुत फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाता, वो गालियां देना शुरू कर देता, उसका बस नहीं चलता। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गालियां दी हैं और वो मैं पढ़ के भी नहीं सुना सकता, लेकिन मैं आपको उसको बहुत नरम अल्फाज में बता रहा हूं कि ऐ पागल बुज़दिलो, इस मनहूस आबनाए हरमज को खोल दो या फिर तुम जहन्नुम में रहोगे, बस देखते जाओ। तारीफ अल्लाह के लिए। इसको उसने अल्लाह का वर्ड यूज किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका मतलब है। तो गंदी गालियां इस्तेमाल की हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इसी ट्वीट के अंदर, और इख्तिताम में अल्लाह का शुक्र भी अदा कर दिया है। तो अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कितने जहन्नुम के दरवाजे खोलता है और उसके बदले में ईरान क्या करता है। पाकिस्तान के लिए नाजरीन, यूएई की जानिब से मुश्किलात वाकई बहुत बढ़ना शुरू हो गई। हमारे 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूएई में रहते हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रहते हैं वो है सऊदी अरब, जहां सबसे ज्यादा काम करने जाते हैं। फिर उसके बाद यूएई है, फिर बाकी ममालिक हैं। यूरोप में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, बरतानिया में बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। तो यूएई ने पीएसएल से अपने खिलाड़ी वापस बुलवा लिए। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर। तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं। और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियोस बना बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ो अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते ही है कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें कि वो बादशाह है वहां पे, और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो भाई पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी। उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हमारे लोग पाकिस्तान से पैसा ले जाकर वहां लगा चुके हैं, बेशुमार इन्वेस्टमेंट यूएई के अंदर हुई है, लोगों ने वहीं पे कमा कमा के वहां प्रॉपर्टीज बनाई है, कारोबार बनाए। आप रातों रात सारा कुछ बंद नहीं कर सकते, ये तो बदमाशी है। अगर बदमाशी पाकिस्तानियों के साथ होगी तो पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देते हैं ना, उन्होंने खुद तो नहीं लड़ना, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुकाबला करना है। तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसको अब कोई इसके ऊपर स्टेप लेना पड़ेगा। ये मामला यहां तक गया कैसे, देखें थोड़े दिन पहले की मैं आपको एक वीडियो है वो दिखाता हूं। ये मैंने निकाली इस मौके के लिए वीडियो, ये वीडियो है जी। यूएई के प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल साहब की बेटी की शादी में, जो कि आज रात है, उसमें शिरकत के लिए ठीक, और वहीं पे वो हमारा जो पुराना एयरपोर्ट था रावलपिंडी में, जो कि अभी एयरफोर्स के पास है, वहां वो लैंड करेंगे और वहां से सीधा आर्मी हाउस
वो वेडिंग सेरेमनी अटेंड करेंगे। बेसिक वो इस काम के लिए आए। तो नादरीन, ये मोहसिन बेग साहब है, ये आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दोस्त के तौर पे इनको पहचानते हैं लोग, सहाफ़ी भी है। और जब आर्मी चीफ बने थे तो इनके साथ एक बड़ी बेतकल्लुफ किस्म की फ़ोटो भी आसिम मुनीर की आई थी। अब ये देखें ना, कितने फ़ख्र से कह रहे हैं बड़े ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं। अब आसिम मुनीर के ज़ाती नौयत के ताल्लुकात हैं यूएई के बादशाह के साथ, और वो बेटी की शादी में आ रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को क्या मिला? वो तो कह रहे हैं पैसे वापस करो। देखें, यहां ममालिक अपने अपने मफादात देखते हैं। पाकिस्तान के जर्नैल हमेशा अपना ज़ाती फ़ायदा देखते हैं, वो पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं देखते। आज भी अगर पाकिस्तानी रुकावट ना डालते तो पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ईरान के साथ भी भिड़ जाती। वो लड़ पड़ते ईरान के साथ अरबों के लिए, जहां से पैसा मिलता, डॉलर मिलता, फ़ायदा मिलता, ये वहां चले जाते। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने इतने बड़े पैमाने पर रुकावट डाली है, और इनको इस बात का आइडिया भी है कि ये लड़ाई पाकिस्तान को सूट नहीं करती, हमेशा के लिए मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान के अंदर भी और बॉर्डर पे भी। पहले ही पाकिस्तान का कोई बॉर्डर महफूज नहीं है, ये एक और बॉर्डर को खराब करने जा रहे थे। और इस किस्म की बातें मैं नहीं कर रहा, ये वुज़रा कर रहे थे कि जनाब हमें लड़ना पड़ेगा, ईरान बाज रहे, ईरान ये ना करे वो ना करे वरना हम ये कर देंगे। तो ये तो धमकियां लगा रहे थे ओपनली। वो तो पाकिस्तानी कौम ने सामने आकर इनका मुंह बंद किया, और पाकिस्तानी कौम ने और ईरान ने, खास तौर पे ईरान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को टैकल किया। वो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक तीर से दो शिकार, यानी ईरान पाकिस्तान की इतनी तारीफ करता है कि अमेरिका और अरब ममालिक पाकिस्तान से नाराज हो जाते हैं, और पाकिस्तान इखलाकी दबाव में आ जाता है कि कैसे अब ईरान के ऊपर अटैक किया जा सकता है, या इसके खिलाफ हम कैसे चल सकते हैं। बहरहाल यूएई ने जनाब अपने खिलाड़ी भी वापस बुला लिए, पाकिस्तानी भी वहां से डिपोर्ट हो रहे हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात यूएई के अंदर बढ़ेगी। यही चीज अब सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान की हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को यह कहा कि यूएई अगर हमसे पैसे वापस मांग रहा है, आजकल सऊदी अरब और यूएई के बीच में भी सर्द जंग चल रही है, तो पाकिस्तान फायदा उठाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरब को कहेगा जनाब आप थोड़े पैसे हमें दे दें, और ये कह भी दिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि आप कुछ पैसे हमें डिपॉजिट कर दें, हम यूएई के पैसे वापस कर देते हैं। लेकिन क्या सऊदी अरब ये करेगा? और अगर ये करेगा तो उसके बदले में पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? ये है बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है ना। इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने जो पॉलिसी है वो यही रखी हुई है कि मांगते जाओ इधर से फिर उधर से फिर उधर से, क्योंकि पाकिस्तान में मईशत नहीं चल रही। अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत को रजीम चेंज के जरिए से इस तरह ज़ाया ना किया जाता और पाकिस्तान इलेक्शंस के जरिए चलता, चाहे इमरान खान की हुकूमत रहती चाहे किसी और की आ जाती, तो आज पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क होता। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के अपने ज़खायर होते, ना कि गैरों का पैसा उसके अंदर रखा हुआ होता। तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी लेवल पे तो पहुंच जाता, और आज इतने मजबूर ना होते, अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमने गिरवी ना रखा हुआ होता। जिसकी बात मानते हैं वो कहता है ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यूएई ने इतना लंबा अरसा पाकिस्तान के कौमी खजाने में अपने पैसे रखे हैं, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसके गले पड़ गए जब वो पैसे वापस मांग रहे हैं। और जब आप गले पड़ेंगे, सोशल मीडिया पे उनकी तस्हीक करेंगे, यूएई वाले बहुत सियाणे हैं, उन्हें पता है कि सरकारी अकाउंट्स कौन से हैं और टाउटों के अकाउंट्स कौन से हैं। उन्हें पता है कि उनकी तौहीन करवाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसीलिए अब वो अग्रेसिव हो गए हैं आपके खिलाफ। तो चाइना के साथ भी ये एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की यही खेल खेलती है। वही चाइनीज तजदियाकार ने कहा भी है, उसने कहा हमें पता है, हमने चाइना में ये चीजें कंट्रोल की हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि सरकारें किस अंदाज में अपने ट्रोल्स को इस्तेमाल करती हैं। ये एक चाइनीज तजदियाकार ने कहा जब पाकिस्तानी टाउट्स ने उसके ऊपर अटैक किया। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी मैंने आपको बताई कि वो ईस्टर संडे के बाद मंगल को बहुत बड़े हमले करने जा रहा है। ईरान ने कहा जी फिर ये खित्ते में रहने के कोई भी काबिल नहीं होगा, यानी अगर आप इस लेवल पे ले जाएंगे लड़ाई को, अगर ताबकारी फैली तो फिर तो कोई भी नहीं रह सकता, और अगर कोई बड़ी जंग हो गई और बहुत बड़ी तबाही हो गई तो पूरे खित्ते में होगी। अमेरिका और इसराइल के सारे मफादात यहां से खत्म हो जाएंगे। ट्रंप के जो दोनों साहबजादे हैं, दो बेटे हैं ट्रंप के, एरिक और ट्रंप जूनियर, वो दोनों खलीजी ममालिक को ड्रोन इंटरसेप्टर्स बेच रहे थे, यानी वो दिफाई साजो सामान में कारोबार भी करते हैं। ट्रंप फैमिली के बहुत सारे कारोबार हैं, ये दिफाई कारोबार भी करते हैं, क्रिप्टो कारोबार भी करते हैं, होटलिंग कारोबार भी करते हैं, प्लाजा, पता नहीं कौन कौन से कारोबार हैं दुनिया के जो ये करते हैं। तो ट्रंप के बेटे जो हैं एरिक और ट्रंप जूनियर, ये खलीजी ममालिक को ड्रोन्स इंटरसेप्टर्स बेच रहे हैं। ये न्यूज फोर्स की रिपोर्ट है अमेरिका से, न्यूज फोर्स। वो ये कहते हैं कि ईरानी हमलों के पेश नजर इसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाएगा,
यानी इस वक्त जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने बदले में मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक किया, अब जरूरत बढ़ गई है वहां पे ड्रोन्स इंटरसेप्टर्स की, और इनकी प्रोडक्ट्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि बाप एक जंग क्रिएट करता है और बेटे उस जंग को लड़ने के लिए हथियार सप्लाई करते हैं, और मुल्क आपका बहुत दूर है, आपको उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि हुसैन बाकरी एक तजियाकार हैं, तो दावा किया था कि अमेरिका तक मार करने वाले उनके पास मिसाइल आ गए हैं शुमाली कोरिया से, और ये 500 की तादाद में है। अभी इसकी कोई तस्दीक तो नहीं आई, लेकिन ये चीजें अमेरिका की जो अपनी सलामती है उसको भी खतरे में डाल सकती हैं। अगर कोई मुल्क पूरा तबाह होगा तो फिर वो दूसरे मुल्क को नहीं छोड़ेगा। इसराइल ने नादरीन लबनान के अंदर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सारे कैमरा सिस्टम और सीसीटीवी तबाह कर दिए हैं ताकि किसी किस्म का नुकसान देखा ना जा सके। अमेरिका ने रिक्वेस्ट की है जितनी भी सैटेलाइट कंपनीज हैं कि आप सैटेलाइट इमेजेस जारी ना करें। वो काम भी वहां पे हो रहा है और वो बहुत शिद्दत के साथ ये कोशिश की जा रही है कि नुकसानात दिखाए ना जा सके जहां पे अमेरिका और इसराइल ना चाहे। बहरहाल लबनान के अंदर बड़े शदीद हमले किए जा रहे हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के लिए काम करने वाले, जो अमन के लिए काम कर रहे थे, इंडोनेशिया के फौजी, वो शहीद हो गए इसराइली हमले में। अब इसमें ना तो इंडोनेशिया के सदर ने और ना ही पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो हैं यूनाइटेड नेशन में, आसिम इफ्तिखार, इन्होंने किसी ने भी इसराइल का नाम नहीं लिया। ना पाकिस्तान ने लिया, ना इंडोनेशिया ने लिया। जिनके फौजी शहीद हुए उन्होंने भी नाम नहीं लिया। और इंडोनेशिया में रोला पड़ा हुआ है अवाम के अंदर, नौजवानों के अंदर, कि हमारे फौजी मार दिए इसराइल ने और आप इसराइल का नाम तक नहीं ले रहे। और यही काम पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब ने भी किया, उन्होंने भी मुजम्मत तो की गोल मोल, लेकिन इसराइल का नाम नहीं लिया। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर ने बड़े फखरिया अंदाज में मीडिया के सामने आकर यह अनाउंस किया है कि हमने सुर्ख रंग के कपड़ों के ऑर्डर दे दिए और ये कपड़े पहनाए जाते हैं इसराइली कानून के मुताबिक, जिन्हें फांसी दी जा रही होती है या सजाए मौत दी जा रही होती है। तो उन्होंने कहा जी हमने सुर्ख रंग के कपड़ों के ऑर्डर दे दिए और फांसी घाट जो है वो तामीर किए जा रहे हैं बहुत तेजी से। क्योंकि मैं आपको यह बताऊं कि इसराइल ने एक कानून पास किया है कि फलस्तीनी कैदियों को फांसी दी जा सकती है, उन्हें कत्ल किया जा सकता है, सजाए मौत दी जा सकती है। उन्होंने अनाउंस कर दिया, दुनिया में रोला पड़ा हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि हमने सुर्ख रंग के कपड़ों का भी ऑर्डर दे दिया है और फांसी घाटों की तामीर भी हो रही है, वो कैदी अब रातों को सो नहीं सकेंगे जो हमारे पास है। सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान ने इस पर क्या किया। पाकिस्तान तो गया था बोर्ड ऑफ पीस में कि इसराइल को जुल्म करने से रोकेगा, लेकिन पाकिस्तान तो जुल्म का हिस्सा बन गया। यह अफसोस की बात है और मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिलवास्ता हिस्सा बन गया कि बोर्ड ऑफ पीस में आप नेतन्याहू के साथ बैठे हुए हैं। जब से आप बोर्ड ऑफ पीस में गए तब से पीस आ ही नहीं रहा। अमन बोर्ड का पाकिस्तान हिस्सा बन गया और अमन ख्वाब बन के रह गया पूरे खित्ते का। भाई पाकिस्तान कब निकलेगा बोर्ड ऑफ पीस में से? बाकी ममालिक को भी निकल जाना चाहिए कि जनाब जब से आपने ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, पीस नाम की तो कोई चीज हमने देखी ही नहीं। और अब इसराइल ने जो फलस्तीनियों को फांसी देने का फैसला किया जो माजी में कभी नहीं हो रहा था, अब वो कह रहे हैं हम फांसियां देंगे, इनको कत्ल करेंगे। इसके ऊपर भी पाकिस्तान ने कोई वादे मौकिफ नहीं लिया। पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस के अंदर इस मामले को उठाना चाहिए और इसको रुकवाना चाहिए। इसराइली हमले जो अरब ममालिक पे हो रहे हैं, देखिए ना, अरब ममालिक पे ईरान खाली हमले नहीं करता, इसराइल भी हमले करता है ताकि लड़ाई भड़के। उसके ऊपर पाकिस्तान कोई स्टेटमेंट नहीं देता। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तानी इतना करीब कैसे आ गए इसराइल के। अमेरिका के करीब तो मैं जानता हूं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से थी, लेकिन उनको खुश करने के लिए इसराइल के इतना करीब आ जाना ये मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं कभी ऐसा माजी में मुझे लगता नहीं था। अच्छा, ईरान के सोर्सेज और उनका मीडिया भी ये क्लेम कर रहा है कि अमली तौर पे यूएई इसराइल के साथ मैदान जंग में उतर चुका है और अब कुछ ऐसे हथियार और चीजें इस्तेमाल हो रही हैं जो इसराइल के पास नहीं बल्कि यूएई के पास हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक ड्रोन है विंग लॉन्ग 2, उसके बारे में दावा किया गया ईरान से कि वो 2 ड्रोन पकड़े गए हैं, यानी वो मारा और उसका मलबा मिला तो पता चला कि वो विंग लॉन्ग 2 है। तो विंग लॉन्ग 2 चाइना ने बनाया, यूएई के पास भी है, सऊदी अरब के पास भी है। तो अब अगर यूएई बाकायदा जंग में उतर गया है तो ईरान यूएई के साथ क्या करेगा या क्या कर सकता है, ये अब नजर रखनी पड़ेगी। मुझे तो लड़ाई रुकती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे एक पागलपन नजर आ रहा है, एक जंगी जुनून नजर आ रहा है। पता नहीं वो इस लड़ाई को कहां तक ले जाएगा। और जो आईएईए के साबिक सरबराह हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा इस पागल शख्स को कोई रोके वरना ये पूरा खित्ता जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। बड़ा सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया खित्ते के साथ, ये आग फैली। देखिए एशिया सबसे बड़ा बरे आजम है,
यहां सबसे ज्यादा आबादी है और इसका इंपैक्ट अगर यहां पे कुछ बहुत बड़ा होता है तो जापान तो एक जजीरा था ना, जापान जो मुल्क है उसके चारों तरफ समंदर है, वो दूर है बहुत, वहां पे एटम बम फटा, असरात कुछ और थे, यहां ताबकारी हो जाएगी तो असरात कुछ और होंगे। ये बात दुनिया को समझ आ रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जात से बाहर शायद अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो बहुत प्रेशर में है। नेतन्याहू की भी यही हालत है, पाकिस्तान के हुक्मरानों की ऐसी हालत है, तो हमें तो समझ है ना इस बात की। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि जिस दिन पाकिस्तान की अवाम को मौका मिला तो वो इन्हें नहीं छोड़ेगी, इनको इस बात का आइडिया है। इसीलिए अवाम का सबसे मकबूल लीडर जेल में रख के, निजाम को जकड़ के, अपने आकाओं की मदद करके और उनके नक्शे कदम पे चल के इन्होंने पाकिस्तान में पूरा एक पैरा बिठाया हुआ है। लेकिन कब तक? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।